नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपना मानना है कि भारत और जापान सच्चे व नैसर्गिक दोस्त होने के तमाम आधार लिए हुए हैं। भारत में सरकार कोई रही हो, जापान के प्रति हम लोगों का अनुराग तभी से है जब सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई का जापान ने समर्थन किया था। पंडित नेहरू ने क्योंकि समाजवाद, सोवियत संघ और निर्गुट का फार्मूला अपनाया, इसलिए जापान से हमारे रिश्ते वैसे नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। वह स्थिति पीवी नरसिम्हा राव के वक्त से बदली। वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की सरकारों ने जापान को लेकर पहल की। बावजूद इसके जापान से मन के रिश्ते अब सिरे चढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति का सर्वाधिक सार्थक मुकाम जापान है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे की ताजा भारत यात्रा हर तरह से सफल थी। प्रधानमंत्री आबे का यह कहा महत्वपूर्ण है कि एशिया और विश्व में शांति विकास में दोनों देशों के रिश्तों का योगदान होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आशावाद मतलब वाला है कि भारत के विकास को ये रिश्ते तेज रफ्तार देंगे। असैन्य परमाणु करार की रजामंदी, भारत के साथ रक्षा सहयोग अभ्यास असल में सामरिक भू राजनीतिक नातेदारी का प्रमाण है। यह चीन के विस्तारवाद की काट में बना गठजोड़ भी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत में एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिसका हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक सामरिक मतलब है। यह नेचुरल या कि नैसर्गिक अलायंस है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद है। प्रसाद जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितनी वैश्विक कूटनीति की है उसमें जापान के साथ जो समझौते हुए हैं, जो उनकी प्रधानमंत्री के साथ जो केमिस्ट्री बनी है, उसको किस तरह आप लेते हैं? वो भारत जापान के संबंध इस पूरी वैश्विक कूटनीति में कहाँ टिकते हैं? व्यास जी, सबसे पहले बात तो ये देखिए कि जापान के साथ पिछले कई वर्षों से भारत का लगातार ये कोशिश रही है कि उनके साथ सामरिक दृष्टि से गठबंधन बनी रहे जी। क्योंकि चीन को लेकर काफ़ी यहाँ पे लोग परेशान हैं। परेशान नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, चीन को लेकर काफ़ी लोग संकोच में हैं कि चीन का क्या आखिर रवैया कैसे रहेगा जी। और आपको जैसे याद होगा, चीन ने कहा इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। और इसी तरह से पूरा ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो तैयारी करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में आबे साहब ने एक लेख लिखा था जिन्होंने कहा था कि डायमंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ अमेरिका, जापान और इंडिया, इन चारों के बीच में एक तरह से तालमेल बिठाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये प्रशांत और हिंद महासागर को पूरा घेर के जो चीन का विस्तारवादी रुख है उसको काउंटर करने के लिए जापान की तरफ से भी पहले और भारत में भी अब एक तरह से फैसला कर लिया कि वो अलायंस बनाए जी। अगर आपको याद हो, इसमें 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहले आपको याद होगा कि 2007 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उसमें 5 राष्ट्रों को बुलाया गया था। भारत, अमेरिका तो करते ही थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आए थे और सिंगापुर। उसको लेकर आपको याद होगा कि 2007 और 2008 के बाद चीन ने इस पर लाल झंडी दिखा दी थी और इस तरह से प्रतिरोध, बहुत जरूर विरोध प्रकट किया था। तो उसमें ढिलाई पड़ दी। बाद में फिर से उसको तेजी कोशिश की और पिछले 1 साल पहले फिर ये इस तरह का प्रयास हुआ कि भारत और जापान और अमेरिका के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करे भारतीय नौसेनाओं की। अब जाकर ये फिर से बात वहीं पे वापस हो रही है और वापस अब होगा, ऐलान भी हुआ कि वो हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इसमें ये संबंध सामरिक कारणों से, भू राजनीतिक कारणों से, जियोपॉलिटिकल कारणों से ज्यादा है या आर्थिक कसौटी पे प्रधानमंत्री की ज्यादा प्रायोरिटी उसकी वजह से? एक तरह से देखिए, भारत के जो जो जिस तरह से इकोनॉमिक निवेश है, जापान का निवेश भारत में बहुत सालों से है। मारुति सुजुकी की बात कही, आज से 20-25 साल पहले हमने शुरू कर दिया था। बाद में कई सारे जापानी कंपनी यहाँ पे काम करते हैं और करते आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का निजी ताल्लुकात खासकर आबे साहब के साथ बहुत घनिष्ठ माना जाता है और इनकी पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी मानी जाती है। वो दोनों राष्ट्रवादी नेताओं की एक इमेज के कारण भी माना, तो उस नाते इस दोनों की राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जो इमेज है उसके कारण चीन को ध्यान में रखकर ये ज्यादा सामरिक पहल होती हुई लगती है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, बुलेट ट्रेन है, भारी निवेश है, इसलिए भारत की गरज ज्यादा है या जापान की गरज ज्यादा है? जापान को तो अपना निवेश करने का ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा और भारत एक निवेश का उनका बहुत पहले ही एक डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन सामरिक दृष्टि से कई सालों से एक प्रयास रहा है। हालांकि चीन के कहकर कोई नहीं कहता, लेकिन सबको एक तरह से नजर है कि चीन
क्या करेगा। इस पूरे महासागर में अगर बात होती है या एशिया प्रशांत महासागर में बात होती है, चीन का दृष्टिकोण पैसिफिक की तरफ भी है, चीन का दृष्टिकोण अटलांटिक की तरफ भी है और इंडियन ओशन में तो वो अपनी पहल रखता ही है। हाल फिलहाल में याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा जब आए थे इंडिया, उन्होंने भी एक दस्तावेज, हमने भारत और अमेरिका ने दस्तावेज निकाला है जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एशिया पैसिफिक को लेकर खासकर एक जोर कहा गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन भारतीय महासागर में जो आप बात करेंगे तो किस तरह से होना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि ट्रेड जो सी लेन से कम्युनिकेशन है, क्योंकि 80% से ज्यादा समुद्र के माल ढुलाई होती है, चाहे वो तेल हो बाकी सामान हो, तो सबको ये फिक्र है कि चीन को कैसे, अगर कोई इस तरह का कोई डिसरप्शन ना हो तो क्या हमारे फोर्सेस कभी मिलजुल के काम कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंट के नाम दिया, डिजास्टर रिस्पांस की बात होती है, लेकिन ये एक तरह से आपसी तालमेल की भी बात होती है। नहीं, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि आपके अनुसार क्योंकि चीन को निवेश की जरूरत है, क्योंकि वो भी बाहर फैक्ट्री पे एक वक्त था जब चीन में जाकर जापान ने निवेश किया था, अब वो भारत में कर, तो एक तरह से दोनों में सहज रिश्तों का आधार एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। उस नाते ये एक आपने जो महत्वपूर्ण बात की, चीन में निवेश जब जापान ने किया है, अब जापान को भी और काफी विश्व के लोगों को ये दिख रहा है कि चीन में जो है लेबर महंगी होती जा रही है, वहाँ की जो स्थिति अब ठीक अनुकूल नहीं रही है और भारत एक तरह से मेक इन इंडिया के तहत या जो वो भी है, और भारत का बाजार भी अपने आप में बढ़ा है। उस नाते प्रसाद जी, नरेंद्र मोदी की अभी तक की जितनी वैश्विक कूटनीति हुई है उसमें अगर क्या ये माना जा सकता है कि सबसे ठोस, सबसे सार्थक पहला तो जापान से रिश्तों में हुई मानेंगे आप, या किसी और कोई एग्जांपल बनता है? नहीं, जापान तो उसमें अग्रणीय है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपने पहल की है, वो अच्छा, ऑस्ट्रेलियन भी क्योंकि यूरेनियम और ये देने में सब तैयार हो गया है अभी। और एक जापान ने बहुत आपके साथ महत्वपूर्ण बात की है अवैध साहब ने, पहली मर्तबा जापान ने अपने आप को आर्म्स के लिए मैन्युफैक्चर और डिफेंस मैन्युफैक्चर के लिए अपने वहाँ संसद में कानून बदला। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान, आबे साहब खुद चाहते हैं कि इस तरह से हो, जैसे आपने कहा राष्ट्रवादी नेता हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और उनका और मोदी जी का पुराना संबंध भी रहा होगा। जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जाया करते थे, तो दोनों के बीच में एक तालमेल भी है। उस नाते क्या ये माना जा सकता है प्रसाद जी कि हम वेस्टर्न अलायंस या पश्चिमी जो सामरिक जो गठजोड़ है उसके हम हिस्से बन गए, अब ये माना जाए, या अभी इसमें किंतु परंतु है? किंतु परंतु थोड़ा बहुत है, लेकिन एक तरह से जब आपने अमेरिकी राष्ट्रपति जब आए थे, जब आपने दस्तावेज अलग से कर दिया था, तब से टिप्पणी शुरू हो गई थी कि इंडिया जो है धीमे धीमे उधर जा रहा है और अपनी नीति बदल रहा है। जी, वो उसका इस यात्रा से ये अभी जो महत्वपूर्ण जापान के साथ अलायंस में भी उसका असर पड़ नजर आ, क्योंकि आपको याद हो इस यात्रा के दौरान पहले जापान ही एक राष्ट्र था आज से 10 साल पहले जहां हम 1+1 डायलॉग करते थे, यानी कि ना सिर्फ विदेश सचिव लेकिन हमारे रक्षा सचिव लोग भी मिलते थे। अब उसको 2+2 करा जा रहा है और इंडिया ने ये कहा कि अगर अमेरिका ने आपको कहा नेचुरल पार्टनर, इंडिया ने कहा है इनवैल्यूएबल नेचुरल पार्टनर, तो एक तरीके से दृष्टिकोण पहले बदल चुके, पहले ही बदल गया। जी प्रसाद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।